अच्छा, अब थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं जो कि हम लोगों का ट्रांज़िशन है चैप्टर नंबर 8। ओके? इम्पोर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। पेज नंबर 95 में इसको थोड़ा-सा मैं डिस्कस करता हूँ। इनफैक्ट इसको भी हम लोग थ्रू आउट डिस्कस करते रहे हैं जो भी तुम्हारे बेसिकली ये जो ट्रांज़िशन के वर्ड्स होते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लेकिन इसमें होपफुली तुम लोगों को कोई मसला होगा नहीं। देखो, तुम्हारा कभी भी अगर इनफैक्ट आ जाता है ना, इनफैक्ट या इंडीड, वो तुम्हारा किस तरह यूज होता है, इनफैक्ट या इंडीड? तुम लोग कहते हो कि यार आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस आई वाज 5। ओके, अच्छा, मैं बेसिकली इससे मैं अपना मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि आई बीन ड्राइविंग कार सिंस आई वाज 5, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं कितना ऑसम हूँ, ठीक है? अगर मैं उसके बाद ये कहता हूँ कि इनफैक्ट एट द एज ऑफ 7 आई वॉन द नेशनल चैंपियनशिप, तो जो मेरा ये वाला पॉइंट था ना, उसको ये वाला पॉइंट जो है, जो इंडीड या इनफैक्ट के बाद आता है, वो एम्फसाइज करता है। डज इट मेक सेंस? फॉर एग्जाम्पल और इंस्टेंस से, फॉर इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि तुम अब एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करवाने लगे हो, या तुमने एक और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है, तो फिर तुम लोग इन एडिशन, फर्दरमोर एंड ऑल्सो या मोर ओवर लगाते हो, ठीक है? जिससे अब टी के बेनिफिट्स में हम लोगों ने देखा था, जो चैप्टर 1 हम लोगों ने जब किया था, जो एडिशन और डिलीशन वाला था, कि टी के बेनिफिट नंबर 1, और उसके बाद में जो पैराग्राफ नंबर 2 है, उसमें मैं फर्दर मोर लगा सकता हूँ या फर्दर लगा सकता हूँ, इन एडिशन कर सकता हूँ। उसका मतलब है कि ये एक और बेनिफिट भी मैं लिख रहा हूँ इसका, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइन पोस्ट होना, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी जो मेरी डायरेक्शन थी, अगर मैं पॉजिटिव कोई बात कर रहा था, तो मोर ओवर के बाद एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाता है। अगर मैं टी का कोई नुकसान बता रहा था, डिसएडवांटेज बता रहा था, तो मोर ओवर के बाद एक और नुकसान आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये तुम्हारे डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती है और कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं, तुम्हारी डायरेक्शंस में यू टर्न ले आते हैं। तुम्हें पता है कि हाउएवर किस तरह ऑपरेट करता है, इंस्टेड किस तरह ऑपरेट करता है। हम लोगों ने बार बार देखा, तो हम लोगों ने सेंटेंस ऑर्डर में भी देखा था, ये सारे कॉन्ट्रास्ट होते हैं, ठीक है? इनका मतलब ये होता है कि अगर तुम लोग कोई पॉजिटिव बात कर रहे हो, इमरान खान इज हार्ड वर्किंग, हाउएवर, इसका मतलब ये है कि मैं इसकी इमरान खान की वो बात करने लगा हूँ जो कि पॉजिटिव ट्रेड से पॉजिटिव ट्रेड नहीं होगी, ठीक है? अगर तुम लोग देखो, तुम लोग नॉर्मली इसको ऑब्जर्व करो, कभी भी बात ये होती है कि इवन दो ही इज रिच, इवन दो का मतलब ये है कि अब मैं जो बात करने लगा हूं वो कॉन्ट्रास्ट में बात होगी, ठीक है? सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्ट्रास्ट? नहीं, कोई प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। एक बहुत एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर वो नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस में यही समझो कि कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्ट्रास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोगों ने जो कल देखा, परसों देखा था, जो सेंटेंस ऑर्डर थे, उसमें तुम लोगों ने देखा था कि जब सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स आते हैं, तो बेसिकली तुम्हारे ये वाले वर्ड्स यूज हो जाते थे, ठीक है? अच्छा, वायर का मतलब है कि साइमल्टेनियसली। जो फाइनली होता है ना, उसका मतलब कंक्लूजन नहीं होता। जो कॉज एंड इफेक्ट में जो इफेक्ट होता है ना, वो तुम्हारा कंक्लूजन को शो कर रहा होता है। जो फाइनली होता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारा आखिरी पॉइंट होता है। जैसे मैं टी के बेनिफिट्स लिख रहा हूँ, बेनिफिट नंबर 1, उसके बाद मोर ओवर लगा के तुमने बेनिफिट नंबर 2 लिखा, और फिर तुम फाइनली जब करते हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको कंक्लूड कर रहे हो। फाइनली का मतलब होता है कि आखिरी पॉइंट। ये सीक्वेंसेस जो थे, अगर किसी टी के बेनिफिट्स हैं, या फिर फाइनली जो होता है किसी भी सीक्वेंस का आखिरी जो होता है ना पॉइंट, उसको डिस्कस कर रहा होता है। जैसे आई वेंट टू पिशावर, देन आई वेंट टू लाहौर, देन फाइनली आई केम टू कराची। फाइनली का मतलब ये कि ये लास्ट स्टेप था इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, ठीक है? इसको मैं रिवाइज करता हूँ हर चीज को, ये भी तुम लोगों ने सारा किया हुआ है। इसका मतलब कि नो साइन चेंज, इसका मतलब कि एग्जांपल्स में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तुमने ना इसको डिफाइन कर रहे होते हो, या फिर इसको क्लैरिफाई कर रहे होते हो, या फिर रीस्टेट कर रहे होते हो, ठीक है? जिस तरह मतलब कि तुमने कोई बात की और तुम उसको इन अदर वर्ड्स के, मैं अगर बात कहूँ कि आई डोंट हैव एनी पेनी, आई लैक फूड, आई लैक हाउस, इन अदर वर्ड्स आई एम वेरी पुअर। ओके, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि तुम ना जो आइडिया दे रहे हो, कभी कभी कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है, फिर तुम उसको समराइज करके उसके वही चीज जो है इन अदर वर्ड्स करके उसको बताते हो कि यार बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है?
दैट इज का मतलब भी यही होता है कि तुम उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर रहे होते हो। दैट इज का साइन तुम लोगों ने देखा होगा हमेशा। उसके बाद कभी भी तुम्हारे पास न्यू पॉइंट नहीं आता, इसी पॉइंट की इलेबोरेशन आ जाती है, क्लैरिफाई आ जाता है, या फिर इसको डिफाइन करना आ जाता है, फिर इसकी थोड़ी सी इसको थोड़ा सा तुम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हो सादा लफ्जों में। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रडिक्शन जो होती है हम लोग हमेशा से देखते हैं। कंपैरिजन का ये कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था जो सेंटेंस ऑर्डर का एक क्वेश्चन था जिसमें सिमिलरली आ रहा था। उसका मतलब ये होता है कि तुम अब दो चीज़ों को ना उसमें कुछ इस तरह का था कि पीपल हु स्टडी हार्ड जीसीएसई में जाते हैं, सिमिलरली स्टूडेंट्स हु डोंट स्टडी हार्ड। ओके, सिमिलर आइडिया को जब तुम लोगों ने दो चीज़ों को कंपैरिजन करना हो, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा एक रिजल्ट आएगा। I worked hard, therefore I aced the SAT. So I aced the SAT. Thus I aced the SAT. SAT, hence I aced the SAT. Consequently, okay. या फिर तुम लोग ये यूज करते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा इसके बाद कंक्लूजन आ रहा है। बिकॉज का मतलब आता है कि जो तुम रीजन दे रहे हो, okay? रीजन के बाद उसका इफेक्ट आता है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग cats and dogs, the bus collided, and thankfully no critical injuries occurred to anybody because of the rain. Okay, कॉज जो था वो तुम्हारा रेन था, और उसका जो इफेक्ट था वो तुम्हारा एक्सीडेंट था। डज इट मेक सेंस गाइस? नहीं, हाउएवर कंपैरिजन के लिए नहीं यूज होता। हाउएवर कंपैरिजन के लिए कैसा यूज हो गया? तुमने कभी किया है इसको? हाउएवर कंपैरिजन के लिए कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। देखो, कंट्रास्ट भी जो होते हैं ना वो एक तरीके से कंपैरिजन ही होता है। नॉट अ बैड क्वेश्चन, नॉट अ बैड क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो, अब ये क्योंकि ये हमारे अच्छा पॉइंट रेज की है कि अब अगर तुम लोग ये कह रहे हो ना कि अगर किसी ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और जो है वाइट ट्राउजर पहनी हुई है, तो ये कंट्रास्ट होता है। हम लोगों को पता है ये कंट्रास्ट है, ठीक है। कंट्रास्ट में तुम दो चीजों का इनफैक्ट कंपैरिजन ही कर रहे होते हो। एक तरीके से कंपैरिजन ही हो रहा होता है कंट्रास्ट, ठीक है। और कंट्रास्ट और कंपैरिजन जो है बेसिकली, अब जब तुमने कंपैरिजंस में ना, देखो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपैरिजन जब तुमने किसी दो चीजों का करना होता है ना, अच्छा देखो कि जिस तरह अगर तुम लोगों ने करना होता है ना दो चीजों का कंपैरिजन या कंट्रास्ट, तो बेसिकली एक तो इनके लिए दो चीजें तुम्हें चाहिए होती हैं, ठीक है। दो चीजों के बगैर तुम कंपैरिजन या कंट्रास्ट नहीं कर सकते। अब किसी भी दो चीजों का रिलेशनशिप क्या हो सकता है गाइस? या फिर वो दो चीजें इक्वल होंगी, ओके, या फिर ये जो होगा ये ग्रेटर होगा, या फिर ये जो होगा ये स्मॉलर होगा। ओके, ये कंपैरिजन रफली इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये और ये जो चीज है इनका मतलब होता है कि चीजें जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस होता है दो चीजों में, या फिर उनकी इक्वेलिटी होती है, और ये जो है ये तुम्हारी इक्वेलिटी को शो कर रहा होता है, ठीक है। दो चीजें इक्वल। अब दो चीजें सिमिलर किस तरह हैं उनके लिए ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, और दो चीजें डिफरेंट किस तरह हैं उनके लिए नॉर्मली ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, ओके। बस तुम लोग यही याद रखो तो काफी है। लेकिन इसमें ना तुम लोगों का कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, जिस तरह जो ऑल दो है वर्सेस वेयर एज जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ओके। किस तरह का डिफरेंस होता है कि वेयर एज जो होता है ना वो दो चीजों का कंपैरिजन करता है, और उन दो चीजों में जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनका कंपैरिजन करता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि वेयर एज इट इज वेयर एज इट इज सनी इन लाहौर, इट इज क्लाउडी इन लॉस एंजलिस, ओके। अब लॉस लॉस एंजलिस में क्लाउडी है और लाहौर में जो है वो सनी है, यानी कि दो दो जगहों के वेदर्स का कंपैरिजन हो रहा है। दो चीजें दो जगह थी, उनमें उनके वेदर का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले जो होते हैं ना, वेयर एज हो गया, ये इस तरीके से ऑपरेट करता है। ये अगर तुम्हें अगर ना भी पता हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम लोग क्वेश्चन के आंसर्स दे देते हो। अब ऑल्दो जो होता है वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं करता। ऑल्दो किस तरीके से ऑपरेट करता है कि एक तुम्हारा कॉज था, उसका एक लॉजिकल इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन जो उसका तुम्हें इफेक्ट मिला है वो लॉजिकल नहीं है, वो नॉट है तुम्हारा, ठीक है। किसी ने नॉट गेट्स पढ़े हुए? नॉट गेट्स फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस में पढ़े हो, ठीक है। ऑल्दो ये नॉट गेट्स का ऑल्दो के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, और ऑल्दो जो होता है वो वेरियस का सब्सटीट्यूट नहीं होता, ठीक है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि ऑल्दो आई वर्कड हार्ड, कॉज जो था वो था कि मैंने वर्क हार्ड किया, इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए था? ऑल्दो वर्किंग हार्ड का इफेक्ट लॉजिकल क्या होना चाहिए था? वर्किंग हार्ड का इफेक्ट ये होना चाहिए था कि आई शुड हैव एज द एसएटी, ठीक है।
लेकिन इसका इलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, ये तुम्हारा इफेक्ट होना चाहिए था कि आई एज द एसिटी। ये तुम लोग ऑल्दो लगा देते हो ना, इसका मतलब है कि जो इफेक्ट होगा वो तुम्हारा नॉट वाला इफेक्ट हो जाएगा। आई वर्कड हार्ड, आई कुडंट एज द एसिटी, आई एज द एसिटी, आई कुडंट एज द एसिटी। ओके, ये जो इफेक्ट आता है ना, ये लॉजिकली ये नॉट होता है इसका, कि जो भी तुम्हारा इफेक्ट आना था उसके आगे तुमने एक नॉट गेट लगा दिया। अगर नॉट गेट्स का नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर डू वी नीड दिस मच डिटेल? फ्रैंकली इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, बस तुम लोग ये देखो कि कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसका मतलब होता है कि ऑपोजिट होना। चाहे वो कॉज इफेक्ट हो, इसमें भी जो इफेक्ट लॉजिकल होना चाहिए था उसका ये ऑपोजिट है। चाहे वो तुम्हारे वेदर्स का कंपैरिजन हो रहा हो कि लॉस एंजलिस में सनी है और लाहौर में जो है वो क्लाउडी है, तो वो भी कॉन्ट्रास्ट ही है। और जो वाइल होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बस ये ठीक है, तुम लोग इतना ही रखो और इसको यू गाइस शुड बी फाइन विद इट। इतना और इसमें जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। और तुम लोग ये ध्यान में रखो बात कि दो आंसर्स कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। ओके, इसका आंसर दो इसका। अच्छा गाइस देखो कि ये कॉन्ट्रास्ट का वर्ड है, ये भी कॉन्ट्रास्ट है और ये भी कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। इन तीनों में अगर डिफरेंस है तो वो बहुत ही सेटल है। ये तीनों या फिर ये तीनों अगर एक ही मीनिंग को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तीनों ही इनकरेक्ट होंगे। ये हर क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं होती, लेकिन ये अगर कभी हो रहा हो तो तुम लोगों को पता है कि ये तीनों के जो आंसर्स हैं, ये तीनों का मतलब तकरीबन एक ही होता है, तो ये तीनों करेक्ट हो नहीं सकते, तो यानी कि ये तीनों ही इनकरेक्ट है। और एक दफा डबल चेक करने के लिए देखते हो तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, इसमें वही वाला क्वेश्चन है ये पिछला, ये एग्जाम्पल भी नहीं है या ना ही ये कॉन्ट्रास्ट है। दो तुम्हारे वर्ड जो है वो कॉन्ट्रास्ट के थे, ये भी कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, ये भी कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, एग्जाम्पल भी नहीं है। तुम देयरफॉर लगा सकते हो, देयरफॉर का भी मतलब कॉज एंड इफेक्ट होता है। ओके, बाकी ट्रांजिशंस इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांजिशंस तुम्हें पता है कि मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकती है, हम लोग हमेशा ये डिस्कस करते रहे हैं कि ट्रांजिशंस जो होते हैं ये या फिर ये एडवर्ब्स होते हैं या फिर कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स अगर सेंटेंस के मिडल में आ जाते हैं तो तुमने बस ये देखना होता है कि उससे पहले भी तुम्हें कॉमा आएगा, उसके बाद भी कॉमा आएगा, और कौन सा यहाँ पे यूज होना चाहिए। ये मिडल में भी आ सकते हैं, इसकी टेक अवे टोटल यही है। और अब अगर ये देखते हो, healthy arctic marine mammals have a thick layer of fat beneath the skin. Therefore, so का मतलब होता है therefore, uh, tropical marine mammals have very few fat reserves in their bodies. As a result, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? अच्छा, healthy arctic marine mammals have a thick layer of fat beneath the skin. Tropical marine mammals have very few fat reserves. यहाँ पे thick और यहाँ पे very few fat reserves in their bodies. तो क्या है बेसिकली? ये cause and effect है, so का मतलब होता है cause and effect. Continuation है, contrast है, कि for का मतलब होता है because, या फिर ये भी cause and effect को ही show करता है। जो for होता है वो भी तुम्हारा cause and effect को show करता है, because का मतलब देता है ये। cause and effect है, अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अगर ये continuation है, अगर contrast है या फिर no contrast है। अब यहाँ पे contrast है कि no contrast है? नहीं, हमारा आपका गलत आ रहा है आंसर। कॉज एंड इफेक्ट किस तरह है ये? कॉज एंड इफेक्ट इन दोनों चीजों का, दो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि तुम्हारा इन दोनों चीजों का ना आपस में रिलेशन है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब नेसेसरीली रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आई वर्कड हार्ड, देयरफॉर, मैं कभी ये नहीं कहता कि आई वर्कड हार्ड देयरफॉर, देयरफॉर आयशा इज द एसिटी। ओके, नो। या फिर इमरान इज द एसिटी, कभी भी ये नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप वो इन दो चीजों का नहीं होता जिनका लेना देना ही कुछ नहीं है, ठीक है। वो हेल्दी में आर्कटिक मेरीन मैमल्स हैव अ थिक लेयर। ये कोई और बला है, ये कोई और बड़ा बला है, इनका कॉज एंड इफेक्ट कैसे हो सकता है? इनका तुमने कॉज एंड इफेक्ट कैसे कर दिया? हमाद,
थोड़ा क्या हो गया ब्रो, थोड़ा सा देखो इस चीजों को, ठीक है। क्लियर है, कोई तो पॉइंट नहीं है ना। जहाँ पे बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट कोई रिलेशनशिप है भी नहीं, वहां पे तुम उनका रिलेशनशिप बना रहे हो, मैरीन एनिमल्स का और हेल्दी आर्कटिक एनिमल्स का, जहाँ पे उनका कोई लेना देना ही नहीं है कोई, ठीक है। इसका थोड़ा सा देखना होता है कि उनका कोई आपस में रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, ठीक है। कंबाइनिंग सेंटेंसेस किस तरह करने होते हैं कि ये भी तुमने, अब हम लोगों ने देखा कि बेसिकली अब ये तुम्हारा अगर अंडरलाइन पोर्शन है, तुमने इसको रीड किया और इसको रीड किया, किस तरह का रिलेशनशिप है इसमें, इसमें तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट का रिलेशनशिप है। और जो अब हम लोगों ने देखा था कि वेयर एज जो है ना, टेक्निकली ये कॉमा के बाद आ सकता है क्योंकि तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। ये मोर ओवर जो होता है वो तुम्हारा फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सेमी कॉलन है, यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे कॉमा है। फॉर का मतलब ये होता है, फॉर प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। जब इसके बाद तुम्हें एक नाउन मिल जाता है तो वो प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। जब पूरा एक क्लॉज मिल जाता है तो ये फिर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ऑपरेट, ये सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ऑपरेट हुआ था। तो उन्हें पता होगा फैन बॉयज में भी, फैन बॉयज में जो एफ होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा होता है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किसका करना होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं बेसिकली कॉमा फैन बॉयज से। Yes, Adi, please go ahead. Ask a question. You want to ask a question? सर मैं कह रहा था कभी कभार ना क्लास में ये जब आपने स्क्रीन शेट की होती है तो क्वेश्चंस में वो कॉमा और फुल स्टॉप में फर्क नहीं पता लगता, तो इसलिए वो थोड़ा मसला करता है Yes, उसमें। यार ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम है, ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा जो गलती है ना वो मेरी भी गलती है इसमें, मैं अपनी गलती को इसमें मानता हूँ। क्योंकि ये हमें थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहिए और ये वाकई ये थोड़ा सा हमारी मिस्टेक है इसमें, ये इसको मैं 100% मानता हूँ, ये थोड़ा सा इसकी वजह से। लेकिन तुम लोगों के पास जो बुक्स हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, उसमें पढ़ा जा रहा होता है कि नहीं पढ़ा जा रहा होता, या फिर इससे बेहतर होता है एटलीस्ट, अली? सर वो जो चीट शीट वाली बुक है उसको जब खुद खोला होता है तो वो थोड़ा बेहतर होता है उससे। ठीक है, सही। कभी कभी तुम्हारी कोई कोई उनका रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा नेसेसरीली रिलेशनशिप है। कभी कभी उनका रिलेशनशिप है ही नहीं कोई, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर वो तुमने कोई भी ट्रांजिशन यूज नहीं करनी होती वहां पे। जिस तरह कंडीशंस इन द इंटीरियर ऑफ अंटार्कटिका आर इनहॉस्पिटेबल टू मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, therefore sub-zero temperatures, high winds and extreme dryness make it possible for most animals to survive. तुम्हारा यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट था, तुम्हारा क्या था, किसी अगर कॉज एंड इफेक्ट था तो आंसर तुम्हारा सी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। तुम्हें वैसे अपनी ट्रिक भी पता है कि अकॉर्डिंगली और देयरफॉर का मतलब एक ही होता है, तो इसके चांसेस तो बहुत कम हो गए, ठीक है। अब बी वर्सेस डी रह गया। बी वर्सेस डी का मतलब ये है कि ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है कि मैं इसी आइडिया को रिपीट कर रहा हूँ, ये वो वाला तो आइडिया है नहीं। तो अब जब भी तुम्हारा इस तरह का मतलब होता है ना कि जब ये चीज आ गई कि डिलीट, इस वक्त शायद इसको पिक करना मुश्किल हो। और एससीटी में हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर कभी कोई मसला ये वाला आ जाए तुम लोगों के पास कि इसको पिक करना, किसी एक करेक्ट आंसर को पिक करना मुश्किल हो रहा है, इनकरेक्ट आंसर्स को एलिमिनेट करना उस वक्त हमेशा इजी हो जाता है, हमेशा विदाउट एक्सेप्शन हमेशा इजी हो जाता है, ओके। इसकी तुम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइजेस खुद भी करो और फिर डू लेट मी नो कि बाकी जो चीज़ें वो तुम लोगों को समझ आई हैं कि नहीं आई। और फिर इसके बाद इसकी एक ग्लॉसरी है, इसका एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। या जो ग्लॉसरी ऑफ ट्रांजिशन टर्म्स हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। अब मैं जल्दी से जो चैप्टर नंबर 4 है मैं उसको हिट करने लगा हूँ, ठीक है। उसको मैं डिस्कस करता हूँ और तुम लोगों का फिर ये जो सारा का सारा है वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। और मैं भी तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा कि तुम लोगों ने एग्जैक्टली क्या करना है। मैं थोड़ा सा अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आएगी तो मैं पेज नंबर 53 शॉर्टर इज बेटर। ये हम लोग अगेन जैसे अभी अली से बात हो रही थी कि सारा इसमें कोई नई चीज नहीं है, शॉर्टर इज बेटर में सारी वही चीजें हैं जो कि तुम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी की होंगी, ठीक है। शॉर्टर इज बेटर क्या होता है कि रिडंडेंसी जो होती है ना, वो तुम्हारा एक सीरियस एरर होता है। साइमल्टेनियसली का जो मतलब होता है वो ये एट द सेम टाइम का मतलब होता है। तो मैं ये या फिर एट द सेम टाइम आएगा या फिर साइमल्टेनियसली आएगा, ठीक है। तो ये रिडंडेंसी है। अब रिडंडेंसी लेके आने की वजह से आंसर चॉइस बड़ी हो जाती है, लेकिन और एवरीथिंग इक्वल रिडंडेंसी जो होती है वो तुम्हारी प्रॉब्लमेटिक होती है। साइमल्टेनियसली एट द सिंगल टाइम, साइमल्टेनियसली एट वंस, साइमल्टेनियसली, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? जो साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स ये एक ही मीनिंग को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये रिडंडेंसी होती है, इनकरेक्ट।
अगला तुम लोग खुद देखना, वर्डीनेस क्या होता है कि जब तुम थोड़े वर्ड्स यूज कर सकते थे किसी आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए, तुम लोगों ने ज्यादा वर्ड्स यूज किए, तो वो तुम्हारी बेसिकली वो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है. During the Nimrod expedition to the South Pole, Sir Ernest Henry led a campaign of explorers on a dangerous voyage. Led a campaign of led a dangerous voyage होना चाहिए था. A voyage of a dangerous sort. Of course ये wordiness हो गई है, ठीक है. शायद तुम्हारी गलत नहीं है, लेकिन एवरीथिंग बीइंग इक्वल ये तुम्हारी वर्डीनेस हो गई है. वर्डीनेस तुमने अवॉइड करनी होती है. जैसे अगर मैं ये कहूँ ना कि ब्लैक कार वर्सेस द कार दैट वाज ब्लैक, तुमने पूरा क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा दिया जहाँ पे जो ब्लैक है इट वुड हैव बीन परफेक्टली फाइन. तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाती है. इसको तुम लोग खुद करना जैसा री ने खुद किया था. और मैं बस तुम लोगों को यही बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली बाकी सारी चीजें इक्वल. अब इस तरह की जो तुम्हारी सिचुएशन है कि अंडरलाइन पोर्शन ये पूरे का पूरा अंडरलाइन पोर्शन है ही है. What is the most effective way joining the two sentences at the underline portion? Okay, एक सेंटेंस ये दोनों सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, ठीक है. इनको ज्वाइन करने का बेस्ट वे क्या है, इसको तुम लोग प्लीज करना और फिर ग्रुप में आंसर देना इसका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है. पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस जो होता है वो वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. सो एवरीथिंग बीइंग इक्वल, एक्टिव वॉइस को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है. और तुम लोगों ने बस ये देखना होता है कि अगर एक्टिव वॉइस है तो उसमें कोई एक्टिव पैसिव वॉइस से जाते जाते एक्टिव वॉइस में तुम्हारा कोई दूसरा एरर नहीं आता ना चाहिए. ये बहुत जरूरी होता है कि पैसिव वॉइस से जाते जाते एक्टिव वॉइस में मेरे पास कोई दूसरा एरर नहीं आ जाए बीच में, ठीक है.